चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, विद्युत बल के लिए कूलम्ब के नियम का सदिश संकेत को व्यक्त करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का सॉल्यूशन। चलिए मान लीजिए एक चार्ज हमारा यहाँ पर है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 और दोनों के बीच की दूरी अगर R है। ठीक है, इस तरीक़ा से ये सिस्टम बना है। तो कूलम्ब के नियम से हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर दोनों प्लस है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स एफ होता है, दोनों का डायरेक्शन केवल अपोजिट हो जाता है और दोनों फोर्स आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम से जानते हैं कि हमारा फोर्स का जो वैल्यू हो जाता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हवा रहेगा तो मीडियम रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है। ठीक है, Q1 Q2 बटा R², बस इसी लिख दीजिए। इसी को हमको क्या करना है बाबू, सदिश के संकेत में भी व्यक्त करना है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो आवेश Q1 तथा Q2 जो कि R दूरी पर है के बीच लगने वाला कूलम्बिक बल F निम्न होगा। निम्न होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R², ये हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये जो है बाबू ये भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और ये भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो इसके पास भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इस फार्मूला से। यानी अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आया तो इस फार्मूला के सहारे से हम उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आंशिक मान ही निकाल सकते हैं। इस फोर्स का परिमाण ही हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को नहीं बता सकते, इसलिए डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमको यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके परिमाण में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और साथ में इसमें दिशा भी आ जाएगी। अब यूनिट वेक्टर किसको मानेंगे, तो ये कभी वेक्टर नहीं हो सकता है और ये भी वेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन ये R हमारा वेक्टर हो सकता है क्योंकि R दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है।
और सबसे छोटा डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो वेक्टर होता है, इसलिए इसको हम वेक्टर बना सकते हैं। और इसको वेक्टर बनाएंगे तो इसी को एकांक वेक्टर के जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो परिमाण है इसमें हम एकांक वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, तो लिख देंगे अब एकांक सदिश आर कैप से गुना करने पर क्या आ जाएगा बाबू, तो इधर भी हमारा सदिश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इधर हमारा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर गुना किए हैं एकांक सदिश R से। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब मन करे तो इसको हम बदल भी सकते हैं। कैसे बदलेंगे जी, तो लिख देंगे चूँकि एकांक वेक्टर R बराबर होता है फुल वेक्टर R बटा R का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसके जगह पर ये लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो लिखेंगे तो एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R से Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर टाइम्स R का वेक्टर बटा R, ठीक है। रीअरेंज कर लीजिए तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा RQ वेक्टर R। तो ये हो जाएगा कूलम्ब लॉ के वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब के नियम का सदिशीय संकेतन। कूलम्ब के नियम का सदिशीय रूप, ठीक है। इसी को हमको डिराइव करना था जो यहाँ पर है, इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बाबू। 9 बोल रहा है कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, ठीक है। तो देखिए कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, नहीं जी, ठीक है। तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, तो ये दोनों देखिए r दूरी पर फिक्स है। फिक्स मतलब ये रेस्ट में है। तो Q1 हो या Q2 हो, ये सब क्या है, रेस्ट चार्ज है, रुकी हुई अवस्था में है, रेस्ट में है। तो एक तो कूलम्ब के लिए कूलम्ब का नियम तब हमारा वैलिड होता है बाबू जब चार्ज हमारा रुकी हुई हो। और दूसरा देखिए ये जो चार्ज Q1 है या Q2 है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट
चार्ज यानी बिंदु आवेश है, ठीक है। यानी कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लगता है, यानी बहुत छोटा आवेश के लिए लगता है, ठीक है। और एकदम छोटा से छोटा कर दीजिएगा तो एटम के साइज के बराबर चार्ज हो जाएगा हमारा, नहीं जी। और एटम का आकार कितना होता है जी? तो मान लीजिए दो एटम आपस में रख रहे हैं तो दोनों को सटा करके रख सकते हैं, एक दूसरे में थोड़े घुसट दीजिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक एटम हमारा ये है, इस पर कुछ चार्ज है, दूसरा एटम ये है, तो या तो दोनों को दूरी पर रख सकते हैं या दोनों को मिनिमम दूरी रखिएगा, सबसे कम दूरी, तो दोनों को सटा सकते हैं। दोनों एटम एक दूसरे में इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मिनिमम दूरी रखिएगा, तो ये वाला दूरी पॉसिबल है। या कभी कभी इंटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटर भी करेंगे तो ओवरलैप करेंगे, या इस तरीके से भी करेंगे तो ये दूरी। और क्या हो सकता है जी? तो इसको और इंटर कर दीजिए इस तरीके से, तो ये दूरी सेंटर टू सेंटर। और छोटा कर दीजिएगा तो हो सकता है हमारा एक दूसरे पर ये ओवरलैप ही कर जाए, नहीं, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से करेगा तो हमारा एटम का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। इसलिए दूरी को फिक्स कर दिया जाता है कि दूरी हमारा आर जो है वो 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे कम रहने पर जो पॉइंट चार्ज है उनका स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि चार्ज को स्टेबल होना चाहिए, यानी उनके बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा वो दोनों रेस्ट में, और तीसरा वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। 3 तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिख देंगे कूलम्ब के नियम की सीमाएं। कूलम्ब के नियम की सीमाएं। पहला सीमा क्या है बाबू? तो पहला, आवेश हमारा विरामावस्था में होना चाहिए, यानी आवेश स्थिर होना चाहिए। यानी रेस्ट चार्ज पर ही कूलम्ब का फोर्स, कूलम्ब का नियम लगेगा। और दूसरा, आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। और तीसरा, 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 हम इसके बाद बताएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। मान लीजिए हमारा एक चार्ज है बाबू, कैपिटल Q, और इसके चारों तरफ चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीक़ा से करके चार्ज है। और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस मान लीजिए। ठीक है, तो इस अकेले चार्ज पर अगर इस सब का फोर्स या फील्ड देखा जाए, अगर ये चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए तो इस पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा बाबू, ये दोनों प्लस है, तो इसके कारण जो लगने वाला फोर्स इधर चला जाएगा। ठीक है, ये चार्ज Q4 के कारण है, तो इसलिए इस फोर्स को F4 कर दीजिए। अच्छा, इसका क्या होगा, तो Q3 माइनस और ये प्लस, यानी दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा ना, इसी लाइन के लॉन्ग खींचेगा इसको, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स Q3 के कारण लग रहा है, इसीलिए इस फोर्स को F3 कर दीजिए। फिर ये माइनस, फिर इसको क्या करेगा, ये खींचेगा, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बाबू इसके लॉन्ग, ये F2 खींचेगा। और Q1 और Q के बीच देखिए, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी इनके जो लाइन ज्वाइनिंग है, इनके बीच ये प्रतिकर्षित इस तरीक़ा से करेंगे। ये चार्ज Q1 के कारण फोर्स है, इसलिए इसको F1 कर दीजिए। तो एक ही आवेश कैपिटल Q पर हम देख रहे हैं 4 तरह का फोर्स, F1, F2, F3 और F फोर्स लगेगा। तो एक ही आवेश पर अगर 4, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता है, तो ये सब डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा बाबू, तो इनके वेक्टर जो सम होगा, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके डायरेक्शन में जाएगा, और इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत बोलेंगे। तो इसी चीज़ को लिख देंगे कि किसी आवेश कैपिटल Q पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल परिणामी बल उन सभी व्यक्तिगत बलों के सदिशीय योग के बराबर होते हैं। इससे ही
विद्युत बलों के अध्यारोपण रोपण का सिद्धांत कहते हैं। तथा जब Q आवेश एकांक आवेश हो, एकांक आवेश हो तो इसे विद्युतीय क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं अर्थात एफ नेट कुल जो बल होगा वो सभी बलों का जोड़ होगा, लेकिन कैसा, तो इसको ऊपर वेक्टर लगा देंगे, सदिशीय योग। ठीक है, या इसी को जब एक कूलम रहेगा तो फील्ड भी कहेंगे, यानी ई नेट में बदल जाएगा एफ नेट, और ये किसके बराबर होगा तो फिर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 के, लेकिन ये कैसा, तो ये भी वेक्टर सम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बाबू। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोल रहा है विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युत विभव से क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय तीव्रता चलिए देखिए ये क्या है बाबू, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है और यहाँ पर कोई चार्ज स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू का वैल्यू 1 कूलम है। तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर जो भी फोर्स लगाए ट्रैक्शन या रिपल्सन का, ठीक है,
उसी फोर्स को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एकांक धन आवेश पर जो किसी अन्य आवेश के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही हमारा विद्युतीय तीव्रता कहलाता है। इसको ई से हम लोग सूचित करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। एकांक धन आवेश पर किसी अन्य आवेश के कारण लगने वाला बल विद्युतीय तीव्रता कहलाता है। विद्युतीय तीव्रता कहलाता है। इसे ई से सूचित करते हैं। ठीक है, नहीं जी, तो क्यू आवेश पर, स्मॉल क्यू आवेश पर एफ फोर्स लग रहा है। स्मॉल क्यू आवेश पर एफ फोर्स, तो यूनिट पर एफ बटा क्यू, और इसी को हम लोग ई बोलेंगे। यूनिट पर जो फोर्स लगेगा उसको ई बोलेंगे, यानी ई बराबर हमारा एफ बटा क्यू हो गया। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मन करे तो इसका मात्रक भी हम लोग लिख सकते हैं। मात्रक लिखे तो न्यूटन पर कूलम्ब, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया बाबू, ऊपर न्यूटन और नीचे कूलम्ब, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। मन करे तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, नहीं जी, यानी बीमा। तो बीमा के लिए क्या करेंगे जी, तो ऊपर न्यूटन है, तो ये हो गया एम एल टी के पावर -2, और नीचे ए टी। सबको एक लाइन में लिख दीजिए, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो ये इसका बीमा हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है हमारा विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो गया विद्युतीय विभव। चलिए देखिए विद्युतीय विभव क्या है। तो एक चार्ज ये क्यू है बाबू, और इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये डिसकंटिन्यूटी का साइन है, इसका मतलब इधर हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट पर कोई चार्ज, स्मॉल चार्ज क्यू है, जिसका वैल्यू +1 कूलम्ब है। तो इसको अनंत से किसी बिंदु तक ला दीजिए, यहाँ पर ला दीजिए। ये जो अनंत पर चार्ज है, एकांक चार्ज +1 कूलम्ब स्मॉल क्यू, इसको इसके फील्ड के प्रेजेंस में कहीं पर ला दीजिएगा, तो ये दोनों के बीच फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स के अपोजिट में हमको काम करना पड़ता है। तो अनंत से लेकर के इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु पर लाने में जो काम W किया जाता है, तो वही काम हमारा विद्युतीय विभव कहलाता है। शर्त यही है कि जिस चार्ज को ला रहे हैं उस चार्ज का परिमाण 1 होना चाहिए, यानी वो 1 कूलम्ब होना चाहिए। तो जो काम करेंगे वही विद्युतीय विभव हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करेंगे। तो यही किसके बराबर हो जाएगा,
भी के बराबर हो जाएगा अगर ये चार्ज हमारा 1 कूलम्ब है। तो इसको लिख दीजिएगा कि एकांक धन आवेश एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युतीय विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा बाबू, देखिए Q आवेश को लाने में जो काम किया गया है वो W, तो इसको 1 बनाएंगे तो Q से डिवाइड करेंगे तो इधर भी Q से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 कूलम्ब आवेश के लिए W बटा Q हो जाएगा, क्योंकि 1 बनाने के लिए Q से डिवाइड किया तो 1 कूलम्ब हो गया। W बटा Q इधर भी करेंगे तो ये W बटा Q हो गया। और ये 1 कूलम्ब पर किया गया कार्य है, इसलिए इसको हम लोग V बोलेंगे, यानी V बराबर W बटा Q। तो इसका ऐसा ही मात्रक भी हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा ही मात्रक ऊपर जूल नीचे कूलम्ब हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया बाबू, तो जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। उसी तरीक़ा से इसका बीमा भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ऊपर वर्क है तो वर्क का बीमा हो जाता है m l स्क्वायर t के पावर -2 और नीचे चार्ज यानी at। तो ये कितना आ गया बाबू, m l स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1। तो m l स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1, ये इसका बीमा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हम फिनिश करेंगे। फिर क्वेश्चन 12 से कल हम लोग देखेंगे। इसको अच्छा से नोट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।